डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनीता मोदी आज आपको केंद्रीय बैंक के कार्य बता रही हूँ। विल रोजर्स ने कहा है कि अतीत से अब तक 3 महान आविष्कार हुए हैं: आग, पहिया तथा केंद्रीय बैंक। आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक देश की मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था में केंद्रीय बैंक का महत्वपूर्ण स्थान है। केंद्रीय देश प्रत्येक देश का सबसे महत्वपूर्ण बैंक होता है। इस बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? देश में आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और अल्पविकसित देशों में आर्थिक विकास के कार्य को संभव बनाना। भारत में रिजर्व बैंक, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड, अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम केंद्रीय बैंक है। यद्यपि संसार का सबसे पहला केंद्रीय बैंक 1668 में स्वीडन में स्थापित हुआ था, परंतु वास्तव में केंद्रीय बैंक का आरंभ सन 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना के बाद शुरू हुआ है। केंद्रीय बैंक की कई परिभाषाएं दी हुई है, उसमें हम वेरा स्मिथ की परिभाषा बताते हैं। केंद्रीय बैंक की मुख्य परिभाषा वह बैंकिंग प्रणाली है जिसके अंतर्गत किसी एक बैंक को नोट निर्गमन का पूर्ण अथवा अवशेष अधिकार प्राप्त होता है। अर्थात बैंक को नोट निर्गमन का मुख्य अधिकार प्राप्त होता है। वास्तव में देखा जाए तो केंद्रीय बैंक एक ऐसी संस्था है जो देश की मौद्रिक बैंकिंग व्यवस्था का संचालन करती है। तो हम लोग देखते हैं केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्य क्या है। सबसे पहले देखिए, नोट निर्गमन का एकाधिकार। वर्तमान विश्व में प्रत्येक देश में नोट छापने का एकाधिकार केवल केंद्रीय बैंक को प्राप्त होता है और केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नोट सारे देश में असीमित विधि ग्राह्य होते हैं, अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं। डी कॉक ने बताया है कि लगभग हर जगह नोट जारी करने का विशेषाधिकार केंद्रीय बैंक की उद्गम और विकास के साथ जुड़ा हुआ था। केंद्रीय बैंक सरकार द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार सोने, चांदी तथा साख पत्रों को सुरक्षित कोष में रखकर उनके बदले में नोट छापता है। केंद्रीय बैंक को नोट जारी करने का एकाधिकार निम्नलिखित कारणों से प्राप्त हुआ है। सबसे पहले, ऐसा करने पर मौद्रिक प्रणाली में यूनिफॉर्मिटी, एकरूपता आती है। देश की मुद्रा में जनता का विश्वास सुदृढ़ हो जाता है। इससे कंट्रोल ऑफ क्रेडिट क्रिएशन की समस्या का समाधान होता है। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होने के कारण देश की मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं का पूर्ण ज्ञान रखता है। नोट जारी करना एक लाभप्रद व्यवसाय है। तो मैंने ये बताया कि केंद्रीय बैंक के द्वारा नोट निर्गमन का एकाधिकार होता है। दूसरा है सरकार का बैंकर, एजेंट व सलाहकार। केंद्रीय बैंक सरकारी बैंकर के रूप में सरकारी विभागों के खाते रखता है और सरकारी कोषों की व्यवस्था करता है। यह सरकार के लिए उसी भांति कार्य करता है जिस प्रकार व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए करते हैं। यह सरकार के लिए प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिलों आदि का भी क्रय विक्रय करता है। देश का सर्वोच्च बैंक होने की वजह से यह सरकार को समय समय पर आर्थिक, वित्तीय एवं मौद्रिक विषय पर सलाह भी देता है। तो यह सरकार का बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट है। तीसरा है बैंकर्स बैंक। यह बैंकों का भी बैंक है। केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों के लिए बैंकर का कार्य करता है। केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों के नगद कोष का कुछ भाग अपने पास रखता है ताकि ग्राहक की मांग होने पर वह उनके धन की अदायगी कर सके। व्यापारिक बैंक इस प्रकार से नगद कोष की 2 प्रकार से रखते हैं। प्रथम अपने पास नगद कोष, दूसरे केंद्रीय बैंक के पास। ये बैंक केंद्रीय बैंक के पास रखे गए कोष को भी नगद कोष मानते हैं। इसके कई लाभ हैं। एक तो इससे साख प्रणाली में लोच पैदा होती है। केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है। साख नियंत्रण सरल हो जाता है। नगद कोषों का अधिकतम उपयोग संभव होता है। नगद कोष के उपयोग में मितव्ययता आती है। नेक्स्ट है अंतिम ऋणदाता। देश के अन्य बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक क्या होता है? अंतिम ऋणदाता का कार्य करता है। इसका अर्थ है कि जब किसी भी व्यापारिक बैंक को कहीं से भी ऋण प्राप्त नहीं होता, तब वह केंद्रीय बैंक से ऋण की मांग करता है और केंद्रीय बैंक
उचित प्रतिभूतियों के आधार पर उसे ऋण देता है। इस प्रकार से केंद्रीय बैंक संकट काल में अंतिम ऋणदाता के रूप में व्यापारिक बैंकों की हेल्प करता है। एक तो वह अपनी प्रतिभूतियों या बिलों को केंद्रीय बैंक से पुनर्बटा करा सकते हैं, डिस्काउंट कर लेते हैं। दूसरा, वो अपनी प्रतिभूतियों के आधार पर केंद्रीय बैंक से ऋण ले सकते हैं। इस प्रकार अंतिम ऋणदाता के रूप में व्यापारिक बैंकों को दो प्रकार से लाभ होते हैं। पहला, बैंक थोड़े से नगद कोषों से अपना काम चला लेते हैं, और दूसरा, संकट काल में बैंकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध होती है और इसके साथ ही केंद्रीय बैंक का देश की बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण करना सरल हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषों का संरक्षक। केंद्रीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय कोष के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। देश की मुद्रा इकाई के बाह्य मूल्य को स्थिर रखना केंद्रीय बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है। इसको सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्राओं के कोष संचित रखता है। इनके अतिरिक्त केंद्रीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास तथा विनिमय दर की स्थिरता के लिए भी विदेशी कोषों को उचित मात्रा में रखता है। नेक्स्ट देखिए, समाशोधन गृह का कार्य। केंद्रीय बैंक क्लियरिंग हाउस का कार्य भी करता है। इसका अर्थ है कि केंद्रीय बैंक दूसरे बैंकों का हिसाब किताब रखता है। हर एक बैंक का केंद्रीय बैंक में खाता होता है, अतः इन बैंकों के पास एक दूसरे के चेक आते हैं, उनका भुगतान केंद्रीय बैंक द्वारा होता है। मान लीजिए ए बैंक के पास बी की बैंक के नाम का लिखा 10,000 रुपये का चेक आता है और बी के पास ए के नाम का 15,000 रुपये का चेक आता है। दोनों के दावों के निपटारे का या समाशोधन का सबसे उचित तरीका यह है कि ए बैंक बी बैंक को केंद्रीय बैंक का 5,000 रुपये का चेक दे दे। इस हस्तांतरण के फलस्वरूप ए बैंक के खाते में से 5,000 रुपये कम कर दिए जाएंगे तथा बी बैंक के खाते में 5,000 रुपये जमा हो जाएंगे। इस प्रकार हम क्या देखते हैं, नगद लेन देन की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इसका सबसे बड़ा लाभ ये भी है कि व्यापारिक बैंक बहुत कम मात्रा में नगद कोष रखकर काफ़ी मात्रा में साख का निर्माण कर सकते हैं। एंड लास्ट देखिए, साख मुद्रा का नियंत्रण। केंद्रीय बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य व्यापारिक बैंकों की साख संबंधी क्रियाओं को भी नियंत्रित करना है। साख नियंत्रण से अभिप्राय यह है कि साख मुद्रा की मात्रा में देश की मौद्रिक आवश्यकताओं के अनुसार कमी या वृद्धि की जाए। अर्थव्यवस्था में यदि मुद्रास्फीति की दशा है तो साख को नियंत्रित किया जाए और यदि मंदी की स्थिति है तो साख का विस्तार किया जाए ताकि उत्पादन और रोजगार में वृद्धि हो सके। और कुछ अन्य कार्य भी हैं केंद्रीय बैंक के, जैसे आंकड़े इकट्ठे करना, कृषि वित्त की व्यवस्था करना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना, देश की मुद्रा तथा बिल बाजार को संगठित करना, फटे पुराने नोट वापस लेना। इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको केंद्रीय बैंक के कार्यों पर चर्चा की है। अब हम लोग देखते हैं कि केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के कौन कौन से उपाय अपनाए जाते हैं और क्यों केंद्रीय बैंक के द्वारा साख नियंत्रण किया जाता है। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साख के संकुचन या साख विस्तार की नीति अपनाई जाती है, उसे ही हम साख नियंत्रण नीति कहते हैं। साख नियंत्रण का उद्देश्य देश में आंतरिक कीमतों में स्थिरता लाना है, विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता लाना है, रोजगार तथा उत्पादन के उच्च स्तर को प्राप्त करना है, व्यापार चक्रों को कंट्रोल करना है और आर्थिक नियोजन अपनाना है। साख नियंत्रण की प्राय दो विधियों को उपयोग में लाया जाता है। एक होती है मात्रात्मक साख नियंत्रण और दूसरी होती है गुणात्मक। आज हम लोग सबसे पहले मात्रात्मक साख नियंत्रण की बात करते हैं। उसमें सबसे पहले है बैंक दर। बैंक दर साख नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। बैंक दर वह दर होती है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक अन्य देशों को ऋण देता है। बैंक दर परिवर्तनशील होती है और केंद्रीय बैंक समय समय में
इस दर में परिवर्तन करता रहता है। इसको कटौती दर भी कहते हैं। जब भी बैंक दर बढ़ा दी जाती है तो उससे अर्थव्यवस्था में साख का संकुचन होता है, साख में कमी आती है, नए निवेश में कमी आती है और कीमतों में कमी आती है और साथ ही विदेशी पूंजी है वो आकर्षित होती है। तो बैंक दर नीति में बैंक दर बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ता है ये हमने देखा। अब देखिए बैंक दर की सफलता की क्या शर्तें हैं। पहले देखिए कि एक तो संगठित मुद्रा बाजार होना चाहिए। दूसरा यह है विभिन्न ब्याज दरों पर समान प्रभाव पड़ना चाहिए, अर्थात बैंक दर के बढ़ने से सभी प्रकार की ब्याज दर बढ़नी चाहिए तथा बैंक दर के कम होने पर सभी प्रकार की ब्याज दर कम होनी चाहिए। दूसरा, अर्थव्यवस्था लोचशील होनी चाहिए। लोचशील अर्थ का मतलब ये है कि बैंक दर में होने वाली वृद्धि या कमी से निवेश, उत्पादन, रोजगार, कीमत आदि पर उपयुक्त प्रभाव पड़ना चाहिए। और निवेशकर्ता की मनोवृत्ति भी बैंक दर की सफलता के लिए आवश्यक है, अर्थात न तो निवेशकर्ताओं की मनोवृत्ति बहुत अधिक आशावादी होनी चाहिए और न ही बहुत अधिक निराशावादी। तो ये 3 शर्तें हमने देखी है बैंक दर के लिए। तो बच्चों, कल मैं आप लोगों को खुले बाजार की क्रियाएं बताऊंगी। धन्यवाद।